हमें अब तक जो इतिहास पढ़ाया गया ना, और हमें अब तक जो इतिहास बताया गया ना, उसमें आजादी के नायकों को दो खेमे में बांटने की कोशिश की। यह दिखता है, एक पूरी कोशिश है। एक खेमे में गांधी नेहरू परिवार और उनके करीबियों को नायक बताकर पूरा इतिहास इसी पर लिख दिया गया कि इन्हीं की कोशिशों से देश को आजादी मिली, और दूसरे खेमे में उठाकर डाल दिया गया सुभाष चंद्र बोस, पटेल, सावरकर जैसे नायक, जिन्हें लेकर एक अलग ही नैरेटिव बनाया जाता है। कुछ के बारे में तो बताया नहीं जाता और कुछ के बारे में गलत और अधूरा बताया जाता है। खास तौर पर सावरकर को लेकर आजकल खूब राजनीति होती है। वीर सावरकर को भला बुरा कहने में ही पूरा जोर लगाया जाता है, जिसमें यह एजेंडा सेट किया गया कि सावरकर जैसे नेता आजादी के संघर्ष के दौरान देश के साथ नहीं बल्कि अंग्रेजों के साथ खड़े थे, यह दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और मुझे लगा कि जो कांग्रेस किसी अंग्रेज ने स्थापित की थी, जिसे गांधी जी चाहते थे कि आजादी के बाद खत्म कर दिया जाए, इतिहास सिर्फ उस कांग्रेस तक सीमित नहीं है। इतिहास उससे कहीं आगे पीछे बहुत कुछ है, और इसलिए हमें लगा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके खेमेबंदी करने वाले, कि एक तरफ हीरो दूसरी तरफ विलन बताने वाले ऐसे लोगों की पोल खोलनी चाहिए इसी कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन। देखिए, कुछ लोगों ने सावरकर को विलेन साबित करने के लिए आजकल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेना शुरू किया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। सावरकर के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए सावरकर के विरोधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 1943 के एक बयान का जिक्र करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का यह बयान, जो किताब है सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, में भी छपा है। अच्छा, ये कौन सा बयान यूज करते हैं जिसमें सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि मैं मिस्टर जिन्ना, मिस्टर सावरकर और उन सभी नेताओं से जो अभी भी अंग्रेजों के साथ समझौता करने के बारे में सोचते हैं, उनसे एक बार यह महसूस करने का अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में कोई ब्रिटिश साम्राज्य नहीं होगा। भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे सभी व्यक्तियों, समूहों या पार्टियों का कल के भारत में एक सम्मानित स्थान मिलेगा। आजाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समर्थकों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब आप देखिए, इस बयान का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई देखिए, सावरकर साहब तो अंग्रेजों के साथ समझौता करने वाले थे। यही वर्ड, अभी ये वर्ड जो आपको बता रहा हूं, इसको पकड़ के चलिएगा, ये बड़ा काम का वर्ड है, क्योंकि सारा नैरेटिव कैसे सेट होता है आपको समझ में आएगा। इतिहास को कैसा बताया जाता है अपने हिसाब से, वो इन लोगों ने कैसे किया है, उसको देखिएगा। इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि देखिए, सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि सावरकर और जिन्ना को सोचना चाहिए कि अंग्रेजों के साथ समझौता करना है कि नहीं। इसका मतलब वीर सावरकर जो है वो तो अंग्रेजों के साथ समझौता करने वाले थे। ये नैरेटिव बना दो, बोस साहब का एक स्टेटमेंट ले लो। लेकिन इस बयान में सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर के साथ जिन्ना का भी नाम लिया है और कहा कि ये अंग्रेजों से समझौता करने के बारे में सोचते हैं। ये एक सामान्य बयान। अभी ये समझौता वर्ड वो किसके किसके लिए यूज करेंगे, ये अभी आपको आगे बताऊंगा। तो सावरकर विरोधियों के कान से धुआं फेंकेगा, तो थोड़ा ठंड में भी पंखा चला के रखिए, वरना आंख के आगे धुआं आ जाएगा तो दिखेगा नहीं क्या क्या दिखाने वाला। इसी समझौता वर्ड को याद कीजिएगा, इसको जेब में रखिए। अभी निकालूंगा इतिहास के पन्ने। सुभाष चंद्र बोस के बयानों का जिक्र करने वाली किताब सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस से सावरकर वाला चैप्टर तो उठा लिया गया, स्टेटमेंट उठा लिया गया, लेकिन इसके आगे के पन्ने या तो पढ़े नहीं गए या फिर पढ़कर भी जानबूझकर धीरे से आगे पलट दिया, अनदेखी कर दी, या आपको पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि उन लोगों के नैरेटिव को सूट नहीं करता जो सावरकर के खिलाफ अभियान चलाते रहते। इनमें खास तौर पर वामपंथी विचारधारा वाले लोग शामिल हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के जिस बयान को ये वीर सावरकर के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा का हथियार बनाते हैं, उन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में कम्युनिस्टों के बारे में, वामपंथियों के बारे में क्या कहा था, आपको सुनना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में क्या लिखा था, वो भी सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस में ही रिकॉर्डेड है, वहीं पन्ने में है, लेकिन ये वामपंथी नहीं बताते। ये मैं आपको बताऊं। इसी किताब में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा गया है कि सोवियत संघ और जर्मनी के बीच जो युद्ध चल रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसकी शुरुआत के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सोवियत संघ के सहयोगी
ब्रिटेन का समर्थन करने का फैसला किया। यानी सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन का समर्थन कर रही थी, जिसकी वजह से भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता कम हो रही थी। तो वामपंथी ये नहीं बताते कि हम तो खुद खड़े थे ब्रिटेन के साथ दूसरे वर्ल्ड वॉर में। क्यों खड़े थे भैया, अगर ये देश को आजादी दिलानी थी? ये वाला बयान नहीं बताते। अच्छा, इन लोगों को आज ये भी जान लेना चाहिए कि उस दौर के वामपंथी नेताओं के बारे में सुभाष चंद्र बोस की राय क्या थी। इसी सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस की किताब में 1941 के दौर में सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने एमएन रॉय जैसे कम्युनिस्ट नेताओं का भी भरपूर इस्तेमाल किया, जो अपने आप को ब्रिटिश सरकार के हाथों बेचने तक को तैयार थे। लेफ्ट के बड़े नेता, कम्युनिस्ट नेता एमएन रॉय के बारे में सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि ये तो अपने आप को ब्रिटिश सरकार के हाथों बेचने तक को तैयार थे। तो जिन वामपंथियों पर सुभाष चंद्र बोस बिक जाने का आरोप लगा रहे थे, वो आज की डेट में कई साल काला पानी की सजा काटने के बाद बाहर आए वीर सावरकर पर अपना मुंह खोलते हैं। अरे पहले मुंह खोलने के पहले देखो भैया क्या सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं। अंग्रेजों के सामने बिकने को तैयार एमएन रॉय, सुभाष चंद्र बोस बोल के गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिन एमएन रॉय के बारे में यह बात कही थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापकों में से एक थे, कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। एमएन रॉय का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक तो थे ही, इसके अलावा इन्होंने 1917 में मैक्सिको में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। लेकिन 1936 में एमएन रॉय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1940 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ भी दी, क्योंकि कांग्रेस उस समय तक असमंजस की स्थिति में थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को सपोर्ट किया जाए या नहीं। और एमएन रॉय चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, जिससे जर्मनी और जापान जैसे देशों को आगे बढ़ने से रोका जाए। और इसलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस अभी तय ही नहीं कर पा रही थी कि अंग्रेज के साथ खड़ा होना है, अंग्रेजों का साथ देना है कि नहीं देना है। तो इन्होंने छोड़ दी कांग्रेस, इतनी मोहब्बत अंग्रेजों से। और ये लोग बताते हैं वीर सावरकर के बारे में। ये सब बताओ ना, ये पन्ना क्यों नहीं पढ़ते हो या पढ़ाते हो। एमएन रॉय ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का साथ देने वाली जो बातें कह रहे थे, वो वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं थी। और इसलिए बोस इन बातों को कह रहे थे कि कम्युनिस्ट नेताओं का अंग्रेजी सरकार ने भरपूर इस्तेमाल किया है और ऐसे नेता खुद को अंग्रेजी सरकार के हाथों बेचने के लिए तैयार। सावरकर को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, वो तो सावरकर विरोधियों के नैरेटिव में फिट हो रहा था, तो उसे आपको बता दिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने और भी बड़े बड़े लोगों के बारे में कई और बातें की, वो आपको नहीं बताई गई, लेकिन आप उन्हें सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सावरकर विरोधियों के पैरों तले जमीन निकलेगी, उनको आज रात नींद नहीं आएगी, पाठशाला घूमेगा दिमाग में। 1920 से 1942 के बीच महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद की बात भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कही। सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस किताब में सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि 1941 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, लेकिन महात्मा गांधी और उनके समर्थकों में उत्साह नहीं दिख रहा। महात्मा गांधी को लगता था कि उदारवादी नीति अपनाने से अंग्रेजों से समझौते के रास्ते खुल जाएंगे। अब अभी यहीं पे ग्राफिक्स रोक के रखिए, किसके रास्ते खुल जाएंगे? बोस कह रहे हैं समझौते के रास्ते खुल जाएंगे। और ये कौन किसके बारे में कह रहे हैं? गांधी जी के बारे में। तो क्या गांधी जी अंग्रेजों से समझौता कर रहे थे? वीर सावरकर ने समझौता वर्ड यूज कर लिया कि वीर सावरकर जो है उनसे कह दिया कि समझौते के बारे में सोचिए, तो वीर सावरकर जो है वो वीर नहीं रह गए। और गांधी जी के लिए जब कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस कि उनकी उदारवादी नीति अपनाने से अंग्रेजों से समझौते के रास्ते खुल जाएंगे, ऐसा गांधी जी को लगता है, तो क्या गांधी जी समझौता कर रहे थे? पूछिए ना इन लोगों से। इस देश में हिस्ट्री कैसे पढ़ाई गई है आपको आज ये दिखा रहा हूं पाठशाला में, आगे सुनिए। लेकिन यहां भी महात्मा गांधी को निराशा हाथ लगी। महात्मा गांधी की अच्छाई को उनकी कमजोरी समझ लिया गया और ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए भारत का जमकर शोषण किया। यह सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। उस वक्त क्या चल रहा था इसे भी समझना चाहिए आपको। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हालात क्या थे सुनिए। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया,
इंग्लैंड और फ्रांस को डर था कि जर्मनी अब उनके ऊपर भी हमला कर देगा, इसलिए जर्मनी के हमले के 2 दिन बाद ही इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों ने इस युद्ध में भारत को भी शामिल कर लिया। उस वक्त भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने 1939 में यह ऐलान किया कि जर्मनी के खिलाफ युद्ध में भारत भी शामिल होगा। भाई वो तो राज कर रहे थे, उन्होंने कहा अपने आप जबरदस्ती हमको खींच लिया कि हम लड़ेंगे। इस युद्ध में भारत को घसीटने के ब्रिटिश सरकार के फैसले से उस वक्त कांग्रेस के नेता बहुत नाराज थे कि इसमें भारतीयों की राय नहीं ली गई। उस वक्त ब्रिटेन के लिए युद्ध में भारत का सपोर्ट बहुत जरूरी था, इसलिए वायसरॉय लिनलिथगो ने कांग्रेस के नेताओं को समझौते की पेशकश की। इस समझौते को अगस्त ऑफर के नाम से इतिहास में जाना जाता है और ब्रिटेन को भारत के समर्थन के बदले भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का ऑफर ब्रिटिश राज ने दे दिया कि आप हमारे साथ लड़िए, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जिसे 1940 में कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में रिजेक्ट कर दिया गया और संपूर्ण आजादी की मांग की गई। यानी 1940 के वक्त तक कांग्रेस कह रही थी कि हमको पूर्ण आजादी चाहिए और ये वामपंथी नेता एमएन रॉय कह रहे थे कि नहीं नहीं आप चलिए ना, लड़ते हैं हम लोग अंग्रेजों के साथ। तो ये मतभेद था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिए और सत्याग्रहियों ने दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया। लेकिन कांग्रेस में वैचारिक मतभेदों की वजह से इस आंदोलन ने रफ्तार उस तरह से नहीं पकड़ी और आखिरकार दिसंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन स्थगित कर दिया गया। यानी अंग्रेजों पर जो दबाव बन रहा था वो हट गया और साथ ही साथ पिछले 10 साल से चल रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी सुस्त पड़ रहा था। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस को लग रहा था कि आंदोलन में कोई उत्साह नहीं है और आंदोलन को सुस्त करने की वजह कांग्रेस और महात्मा गांधी की यह सोच थी कि युद्ध के उस वक्त में अंग्रेजों के खिलाफ उदारवादी सोच अपनाने से आजादी की मांग पर अंग्रेजों से समझौता करने के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे हालात और कांग्रेस की ऐसी सोच को देखकर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 42 में लिखा है कि 20 मई 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने हैरान करने वाला बयान दिया। यह सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि नेहरू ने कहा कि जब ब्रिटेन जिंदगी और मौत के संघर्ष में फंसा है तो ऐसे में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना भारत के लिए अपमानजनक होगा। यानी वो कह रहे हैं कि नेहरू जी तो ब्रिटेन की तरफ से सोच रहे हैं भाई कि वो बेचारा ब्रिटेन युद्ध में फंसा है और हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, ये तो भारत के लिए अपमानजनक होगा। ये बात सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आई। इसी तरह से महात्मा गांधी ने भी कहा कि हम अपनी आजादी ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर नहीं चाहते, यह अहिंसावादी तरीका नहीं है। यह बात सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आई कि भाई ब्रिटेन जो हमें बर्बाद कर रहा है उसकी बर्बादी की कीमत पर हमको आजादी क्यों नहीं लेनी चाहिए। उनका तरीका अलग था, गांधी जी का अलग था। उन्होंने कहा यह तरीका ठीक नहीं है। यह एकदम साफ था कि महात्मा गांधी का गुट ब्रिटेन के साथ समझौता करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था और उन्हें लग रहा था कि हम जितना इनके पक्ष में दिखेंगे ये उतना हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। अंग्रेज किसी के लिए अच्छा सोचने वाले। यहां तक हालात बदल गए कि कांग्रेस के नेताओं के अपने विचार बदलकर युद्ध के दौरान अंग्रेजों का साथ देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के साथ समझौते की इच्छा को गांधी गुट ने बढ़ावा दिया। 16 जनवरी 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बार फिर से ब्रिटेन को युद्ध में सहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया। जो लोग 1940 में कह रहे थे कि हम आपके साथ नहीं हैं, उन्होंने 1942 में युद्ध में सहयोग देने का प्रस्ताव पास कर दिया। इसके फौरन बाद फरवरी 1942 में ब्रिटिश सरकार के कहने पर चाइनीज नेता मार्शल चियांग काई शेक ने भारत का दौरा किया और कांग्रेस नेताओं को ब्रिटेन के साथ समझौता करने के लिए प्रेरित किया। तो सुभाष चंद्र बोस को लग रहा है कि यह गांधी गुट जो था, इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया कि शायद अंग्रेज जो है हमारे लिए अच्छा सोचने लगेंगे, हमारे लिए बेहतर सोचने लगेंगे, हमको आजादी मिल जाएगी। इनको सुभाष चंद्र बोस को यह कमजोरी दिख रही थी गांधी गुट की। तो उनके सोचने को बदल दीजिएगा क्या, या कहिएगा कि नहीं महात्मा गांधी के लिए देखिए उन्होंने क्या कह दिया, महात्मा गांधी नहीं रह गए। इस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में ब्रिटेन बुरी तरह से घिरा हुआ था। गांधी जी और कांग्रेस नेता नहीं चाहते थे कि ऐसे माहौल में ब्रिटेन का विरोध किया जाए। सुभाष चंद्र बोस को लग रहा था यही परफेक्ट टाइम है, ये घिरा हुआ है, इसको अभी घेर दो, इसको घुटने पे ले आओ। ये सारी बातें जो बता रहा हूं सुभाष चंद्र बोस कहकर गए।
और जो रिकॉर्ड में ही हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरे विश्व युद्ध में भारत को घसीटने से भारत को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हम अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ेंगे, उनका साथ देंगे, आप सुनिए दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा क्या हाल हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर WW, 87,000 सैनिक शहीद हुए, भारत शहीद हो गए। और ये हमारे अपने भारतीय थे। भारत के 87,000 सैनिक शहीद हुए। और किसके लिए हुए? उन अंग्रेजों के लिए जो हम पर राज कर रहे थे। और ये बात सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे इनके लिए हम लड़ेंगे, इनके लिए हम मरेंगे, ये तो हमको ऑलरेडी मार रहे हैं। तो तरीका अलग था। जिन अंग्रेजों से आजादी के लिए भारत में आंदोलन हो रहे थे, दूसरे विश्व युद्ध में हम उनके लिए लड़ रहे थे। नेहरू जी कह रहे थे कि भाई ये तो गलत टाइम है इनके साथ न जाने। इसमें भारत के 25,81,726 सैनिक शामिल हुए थे। इसके अलावा 1,40,00,000 भारतीय मजदूरों ने दिन रात एक करके युद्ध का सामान, राशन तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को चलाए रखा। अगर भारत से इतनी मदद नहीं होती और भारतीयों को इस युद्ध में लगाया न जाता, तो इंग्लैंड जर्मनी से युद्ध जीत नहीं पाता और बर्बाद हो जाता। और यही सुभाष चंद्र बोस को लग रहा था कि ये परफेक्ट टाइम है इनको घुटने पर लाने का अंग्रेजों को। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस कई बार गांधीवादी तरीकों पर सवाल उठाया करते थे। यहां तक कह दिया था कि गांधीवादी तरीकों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ नहीं है। किताब द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 42 में सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को फौरी तौर पर ब्रिटेन से समझौता न करने वाले ऐसे तरीकों की जरूरत थी जो महात्मा गांधी के तरीकों से ज्यादा प्रभावी हो। उनको लग रहा था गांधी जी के तरीके से नहीं हो पाएगा। गांधीवाद अहिंसा से जुड़ा हुआ है और इस वजह से ब्रिटेन के साथ समझौते पर विचार करता है। समझौते वर्ड बोला ना, पकड़ के रखिएगा, समझौते। इसके अलावा गांधीवाद में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की उतनी समझ नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस को लगता था कि इन लोगों को, गांधीवादियों को, अंतर्राष्ट्रीय मामले समझ में नहीं आ रहे कि कैसे ब्रिटेन फंसा हुआ है, इसको अभी घुटने पे लिया। ये उनकी अपनी सोच थी, जिसकी वजह से वो उस वक्त चल रही अंतर्राष्ट्रीय आपदा को भारत की आजादी के लिए भुनाने का महत्व नहीं समझ पा रहे। इस समय एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो इन सारी कमियों को दूर कर सके और भारत को पूर्ण आजादी दिला सके। एक समय ऐसा भी आया था कि सुभाष चंद्र बोस यहां तक मानने लगे थे कि महात्मा गांधी भारत की आजादी की लड़ाई में एक बाधा है। विट्ठल भाई पटेल, लाइफ एंड टाइम्स वॉल्यूम 2 में इसका जिक्र है। इस किताब में 1933 की एक घटना के बारे में बताया गया है, जब सुभाष चंद्र बोस ने वियना में विट्ठल भाई पटेल से मुलाकात की थी। विट्ठल भाई पटेल सरदार पटेल के भाई थे और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी किताब में लिखा हुआ है 1933 में वियना के होटल डी फ्रांस में सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल, जो माफ कीजिएगा वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, उनकी मुलाकात होती। उस समय विट्ठल भाई पटेल बहुत बीमार थे। विट्ठल भाई पटेल ने गांधी की प्रतिरोध नीति के खिलाफ डिक्लेरेशन दिया और कहा कि भारत क्रांति के दौर में आ गया और हमें ज्यादा एक्टिव नीति की जरूरत है। मेरे युवा मित्र बोस खंजर की तरह घातक हमले के पक्ष में, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए। विट्ठल भाई पटेल के इस बयान पर सुभाष चंद्र बोस ने उनको टोका और कहा कि गांधी पुराने और बेकार फर्नीचर की तरह है। ये सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं, गांधी पुराने और बेकार फर्नीचर की तरह हैं। उन्होंने अपने समय में अच्छा काम किया है, लेकिन अब वो एक बाधा है। यह सुभाष चंद्र बोस की सोच थी। इसका मतलब यह नहीं कि वो महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं या उनको मानते नहीं है, लेकिन उनको यह लग रहा है कि जो उनका तरीका है, जिस तरह से भारत को आजादी मिल सकती है, वो गांधी जी के तरीके से मैच नहीं खा रही, सूट नहीं कर रही देश को। तो उनको लग रहा है कि गांधी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन अभी वो देश के काम के नहीं है, वो देश के लिए बाधा बन रहे हैं। ये सुभाष चंद्र बोस को लगता था। तो इसका मतलब क्या कि गांधी जी क्या जो महत्व है इस देश की आजादी की लड़ाई में, वो खत्म हो जाएगा क्या? मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि कैसे हिस्ट्री के पन्ने छुपाए गए, बीच बीच से फाड़ दिए गए और अपने मतलब की चीजें काट छाट के आपको दिखाई गई। 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाई शरद बोस को कई चिट्ठियां लिखी, जिसमें गांधीवाद को लेकर अपनी राय रखी थी। शरद बोस भी आजादी के नायक थे और भारत की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर लड़ रहे थे।
इन चिट्ठियों को नेताजी कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 10 में पब्लिश किया गया है। 24 अक्टूबर 1940 को शरद बोस को लिखे पत्र में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि पवित्र पाखंड, सुनिए जरा, पवित्र पाखंड लोकतंत्र पर हमला करने वाले, विचित्र और समझ में ना आने वाले वो नियम जो गलत राजनीति के लिए प्रयोग किए गए, ये गांधीवाद का वर्तमान स्वरूप था और यह परेशान करने वाला, जिसकी वजह से कोई भी ये सोचने के लिए मजबूर होगा कि भारत को भविष्य में कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी या गांधी की हायरार्की। गांधीवाद पर सुभाष चंद्र बोस ने आगे कहा कि आदर्शवाद जो सच्चाई से दूर है और जिसका इकलौता उद्देश्य एक पवित्र कैरेक्टर के लिए भावनाओं का बुलबुला तैयार करना है, जो कि कभी भी अच्छे नतीजे नहीं दिला सकते। आजाद भारत में गांधीवाद की भूमिका को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाई शरद बोस को 31 अक्टूबर 1940 को एक पत्र और लिखा, जिसमें नेताजी ने कहा कि अगर स्वतंत्र भारत गांधीवाद के सिद्धांतों पर आगे बढ़ा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा। ऐसा करके भारत उन वैश्विक ताकतों को भारत पर हमला करने का न्योता देगा जो हमेशा मौके की ताक में रहती। यह इतिहास का एक दूसरा पक्ष भी है जो आपको नहीं बताया, क्योंकि यह पक्ष जब आप सुन लेंगे और जब चर्चा इस बात पर होने लगेगी कि भाई आजादी की लड़ाई तो सब लड़ रहे थे, महात्मा गांधी भी, सुभाष चंद्र बोस भी, वीर सावरकर भी, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, उनका आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि कोई उनमें से एक कायर। इसलिए ऐसे प्रोपेगेंडा और ऐसी चीजों से बचिए। कायर तो शायद अगर सुभाष चंद्र बोस के हिसाब से चलेगा तो वही थे जो अंग्रेजों के सामने बिकने को भी तैयार थे, लेकिन आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं।